ओके। तो अभी तक हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो पढ़ा है उसमें हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है, जो कि एक इतनी इजी प्रोसेस नहीं है। उनके टेन्योर नहीं दिया हुआ, उनके एक एज दिया हुआ है, एंड ऑल दोस थिंग्स हमने अभी तक पढ़ी है। अब हम आगे बात करेंगे कि उनके पास जुरिस्डिक्शन क्या है, वो किस तरह के केसेस को वो डील कर सकते हैं, वो किस तरह के केसेस को डील कर सकते हैं, जुरिस्डिक्शन कैसी है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन है, अपील के थ्रू, एडवाइजरी भी है, रिट भी है। ये तो इनके पास मेन चार जुरिस्डिक्शन है। इसके सिवा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता है। उसके पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी होती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है, और उसके सिवा कुछ और पावर्स भी होती हैं। तो अभी हम एक एक करके जुरिस्डिक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल उनकी जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। ओरिजिनल एक्सक्लूसिव, द वर्ड इज ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कहते हैं इसको, बट इसमें जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक्सक्लूसिव भी है। एक्सक्लूसिव मतलब और कोई कोर्ट एक्सक्लूसिव है ये, यानी कि और कोई कोर्ट इन मैटर्स पे जिन पे हम अभी हम बात करेंगे उन पे और कोई कोर्ट जो है वो उस केस को एंटरटेन नहीं कर सकता। ठीक है। ओरिजिनल का क्या मतलब है? ओरिजिनल का मतलब है कि अपील के थ्रू नहीं जाएगा। जब और कोई केस और कोई जो लोअर कोर्ट्स है, हाई कोर्ट्स वगैरह अगर एंटरटेन ही नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली अपील की तो बात ही नहीं आई। तो ओरिजिनल का मतलब यही होता है कि अपील के थ्रू नहीं बल्कि डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केसेस जाते हैं। और एक्सक्लूसिव का मतलब यही होता है कि जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह के केसेस को डील कर सकता है। कौन कौन से हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से डिस्प्यूट्स हैं ऐसे जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे सुप्रीम कोर्ट की? सबसे पहले, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि यूनियन गवर्नमेंट और दूसरी तरफ एक या एक से ज्यादा स्टेट्स हो, मान लो एक तरफ जीओआई है और दूसरी तरफ जो है वो स्टेट ऑफ कर्नाटका है, एक हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है, प्लस मान लो तमिलनाडु, जस्ट अ रैंडम एग्जांपल। ठीक है। तो ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट इस तरह के केसेस डिसाइड करेगा। अगर इसी तरह से दो स्टेट्स के बीच में हो जाए, ठीक है, हरियाणा आपके बीच में हो गया और पंजाब के बीच में हो गया, दो स्टेट्स के बीच में भी अगर हो जाए तो वो भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा सुप्रीम कोर्ट की। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस कोई स्टेट इनके साथ है, मान लो हरियाणा इनके साथ है, ठीक है, और मान लो कि चलो यूटी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट होता है, हरियाणा भी इनके साथ है, मान लो पंजाब भी इनके साथ है, लेकिन वर्सेस मान लो राजस्थान के साथ चल रहा है, और राजस्थान के साथ चाहे एक स्टेट हो, चाहे मान लो एक और स्टेट जुड़ गई, गुजरात भी जुड़ गई, तो एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस वन और मोर स्टेट्स वर्सेस दूसरी तरफ भी वन और मोर स्टेट्स। इस तरह के केसेस भी तीन कैटेगरी हो गई। ठीक है। एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और दूसरी तरफ एक स्टेट या ज्यादा स्टेट है। फिर एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ स्टेट्स हैं और दूसरी तरफ एक या उससे ज्यादा स्टेट्स हैं। और या फिर स्टेट्स के बीच में भी एक स्टेट है और एक स्टेट और दूसरी स्टेट में, या ग्रुप ऑफ स्टेट्स और दूसरी तरफ भी ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है, तो भी इस तरह के जो केसेस होंगे वो कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जाएंगे। यानी कि बेसिकली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, तो ये किस तरह के देखो डिस्प्यूट सेटल कर रहा है, जो भी फेडरल स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारे, ठीक है, ताकि यूनियन और स्टेट्स के बीच में बैलेंस रहे। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि इसमें जो है ना पॉलिटिकल नेचर के डिस्प्यूट्स नहीं जाएंगे। ठीक है। पॉलिटिकल नेचर के कि एक तरफ अभी सेंटर पे कोई पार्टी है, स्टेट्स में कोई पार्टी है, तो फिर तो इनके डिस्प्यूट्स चलते रहेंगे, तो पॉलिटिकल नेचर के जो हैं वो नहीं जाएंगे। क्योंकि लॉ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक लॉ मतलब फॉलो करती है, तो लॉ से रिलेटेड, ठीक है, या फिर फैक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, लॉ से रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, जिसकी वजह से ये पता चल रहा हो कि किसी का लीगल राइट मतलब उसका एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। यू गेटिंग माय पॉइंट कि आ, को, कोई भी केस जो है किसी भी कोर्ट में तब पहुंचेगा जब किसी के लीगल राइट इन्वॉल्व हो कि हाँ उसका हक है या नहीं है। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि उसका हक है कि नहीं है? तो यानी कि कोई ना कोई क्वेश्चन फैक्ट का या कोई ना कोई क्वेश्चन लॉ का कंसर्न है। इसीलिए तभी इस तरह के जो मैटर्स हैं वो जाएंगे। पॉलिटिकल नेचर के मैटर्स जो है वो इसमें नहीं जा सकते, नहीं तो ये तो फिर नेवर एंडिंग चीज हो जाएगी अगर पॉलिटिकल नेचर के जाएंगे तो। ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शंस भी दे रखी हैं। सबसे पहला, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने से पहले ही कोई ट्रीटीज थी, कोई एग्रीमेंट्स थे, और उनकी वजह से कोई डिस्प्यूट आ रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही चलती आ रही ट्रीटी थी, एग्रीमेंट थी, और उनकी वजह से डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे वो। फिर अगर मान लो कोई ट्रीटी एग्रीमेंट हुआ और उसमें स्पेसिफिकली भी अगर कह दिया
प्लस इसमें अदर ट्रीटीज भी आएंगी या अग्रीमेंट आएंगे जिसमें स्पेसिफिकली कह दिया कि जो है सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसमें वैलिड नहीं होगी, इसमें एप्लीकेबल नहीं होगी, तो वो भी इसमें से इस जुरिस्डिक्शन से बाहर रखे जाएंगे। फिर इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारी नदियां कई स्टेट से गुजर रही होती हैं, तो वहां पे आपस में स्टेट्स के थोड़े डिफरेंसेस हो जाते हैं कि कौन पानी कंट्रोल करेगा, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंड सो ऑन। तो वो जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, क्योंकि हमारे आर्टिकल 262 में कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशल उनका ट्रिब्यूनल्स का जिक्र है, तो बाद में बेसिकली किया था ये, तो इस वजह से इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी जो हैं वो इनसे बाहर रखे जाते हैं। लेकिन जनरली उसमें लिखा होता है, जो भी मतलब जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्राइब्यूनल बनता है उसमें लिखा होता है कि भाई कितना इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कितने एक्सटेंड तक जा सकते हैं नहीं जा सकते and so on। फिर कोई कंट्रैक्चुअल है, कमर्शियल मैटर है, ठीक है, टैक्स का डिवीजन है, तो ऐसा नहीं है कि भैया उन्होंने हमें कम टैक्स दिया उनको उस वाली स्टेट को ज्यादा दे दिया एंड सो ऑन करके फिर से कोर्ट में पहुंच जाओ, नहीं, ठीक है। कोई डैमेजेस है, स्टेट्स हैं, कोई डैमेजेस रिकवर करना चाहती है सेंटर से, तो नहीं, इस तरह के केसेस भी नहीं जाएंगे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। फिर फाइनेंस कमीशन का भी तो काम यही है ना कि टैक्सेस को कितने टैक्सेस को स्टेट्स को देना है, कितने टैक्सेस सेंटर रिटेन करेगा, तो यानी कि पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कमर्शियल पैसे से रिलेटेड, टैक्सेस से रिलेटेड, वो सारे भी इससे बाहर रखे गए हैं। प्लस फिर प्राइवेट डिस्प्यूट्स तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने क्लियरली बोला है फेडरल वाले ही जाएंगे, स्टेट्स के बीच में एक तरफ सेंटर, दूसरी तरफ स्टेट्स, एक तरफ सेंटर प्लस स्टेट, दूसरी तरफ कुछ और स्टेट्स, इस तरह के ही जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे कहीं पे भी अगर प्राइवेट सिटीजन इन्वॉल्व है तो इस तरह के केसेस भी ये नहीं होते हैं, जिसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में, तो यानी कि फेडरल से ही, फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही जो है वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएंगे। कुछ केसेस की बात करते हैं, ये केसेस आपने याद नहीं करने लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला जो केस था वो गया था 1961 में। 1961 में केस हुआ था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, इसमें पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास कर दिया था, कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। कोल, जहां पे कोल एरिया, जहां पे कोल मिल सकता है, ऐसे एरिया, ठीक है, जिनमें कोल है, तो उसमें क्या किया था, उसमें इन्होंने ये अलाउ कर दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर सकती है ऐसी कोल माइंस, ऐसी कोल माइंस। और वेस्ट बंगाल में तो थे ऐसे एरियाज। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये तो यूनियन को स्टेट प्रॉपर्टी जो है वो टेक ओवर कर रहा है वो, क्योंकि मान लो एक बहुत बड़ा एरिया में कोल मिल रहा है, ठीक है, कई डिफरेंट जगह पे, और वहां पे, क्योंकि इस पार्लियामेंट के इस एक्ट ने गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया को एक्वायर कर सकती है कोल माइंस, तो वेस्ट बंगाल ने कहा कि ये तो हमारी स्टेट प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं बिना हमारे कंसेंट के, बिना हमारे कंसेंट के, हमसे पूछा भी नहीं है। तो इशू क्या हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा, देखो इसमें लॉ का इशू है, अगर अब अलाउड है या नहीं है, इससे इनका राइट पता चल रहा है किसका राइट होगा। इशू इसमें क्या है कि पार्लियामेंट क्या एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी, क्या पार्लियामेंट एक्वायर कर सकता है प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ स्टेट? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ कर सकता है, उन्होंने यूनियन की पावर को वेल्ड किया, उन्होंने कहा बिल्कुल है, क्योंकि इंडिया जो है फेडरेशन नहीं है स्टेट्स की, जैसे कि यूएस है हमारी, जैसे यूएसए में मैंने आपको पहले भी बताया कि यूएसए में हर एक स्टेट के अपने लॉज भी हैं, ठीक है, और वो तो है ही है, प्लस अब हर एक स्टेट की सिटीजनशिप भी है, क्योंकि वो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, हम फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल स्ट्रक्चर हम कहते हैं बट हम यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट लॉज बना सकता है स्टेट प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हुए भी, अगर वो उसकी पावर्स में है। तो ये सबसे मेजर, एक पहला जो केस था, फर्स्ट मेजर केस था अंडर आर्टिकल 231, और इससे यूनियन की सुप्रीमेसी जो है स्टेब्लिश हुई, स्ट्रेंथन हुई स्टेट्स के ऊपर, यानी कि यूनियन जो है उसके पास ज्यादा पावर है। इसके बाद फिर 1977 में जनता गवर्नमेंट आ गई थी, तब आफ्टर इमरजेंसी वाली जो सब हुआ था, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या किया था, जनता गवर्नमेंट जब आई थी सेंटर पे, उन्होंने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा दिया था, अंडर द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट। ये भी एक एक्ट था, जो कि उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के, वो कांग्रेस के थे, ठीक है, और इससे पहले जस्ट कांग्रेस ही थी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई एंड सो ऑन। तो देखिए मतलब उन्होंने फिर जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई थी अगेंस्ट द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने चैलेंज की इंक्वायरी, ये बोला कि ये तो फेडरल स्ट्रक्चर को और स्टेट की ऑटोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या इशू ये था कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कर सकती है एक स्टेट गवर्नमेंट के एक्शंस पे कोई इंक्वायरी?
तो भी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, सेंटर इंक्वायर कर सकती है इनटू द अफेयर्स ऑफ अ स्टेट इफ द मैटर कंसर्न्स द यूनियंस इंटरेस्ट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट की बात हो रही है तो वो किसी भी तरह की इंक्वायरी करा सकती है, लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कराएगी। कुछ बड़े इश्यूज है उनके लिए कराएगी, लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की कैसे सब ऑफिसेस चल रहे हैं एंड ऑल दो थिंग्स उसके लिए नहीं कराएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट भी बता दी सेंटर की पावर की, आप छोटी छोटी चीजों पे नहीं कर सकते, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन पे तो नहीं करोगे बट आप वैसे कर सकते हो। तो इससे भी एक तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की दोनों को मिलकर चलना है स्टेट्स और सेंटर को, वो भी चीज स्ट्रेंथन हुई। फिर स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इसमें क्या था, जब जब 1977 के जनरल इलेक्शंस हो गए थे आफ्टर इमरजेंसी, तो जनता पार्टी आई थी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कांग्रेस रूल स्टेट्स को बोला रिजाइन कर दो। ठीक है, उन्होंने कांग्रेस रूल स्टेट्स को बोला रिजाइन कर दो, नहीं तो हम तो वैसे भी प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे। प्रेसिडेंट रूल अगर हमने लगा दिया तो हम तुम्हारी गवर्नमेंट डिसमिस करा देंगे। ठीक है, सीधा उन्होंने उनको सीधा सीधा बोला था कि आप रिजाइन कर दो, नहीं तो हम आपकी गवर्नमेंट जो है वो थ्रू प्रेसिडेंट रूल डिसमिस करा देंगे। तो राजस्थान ने प्लस कुछ और स्टेट्स भी थी, उन्होंने चैलेंज किया इस मूव को सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 131। तो क्वेश्चन ये था कि क्या यूनियन डिसॉल्व कर सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विदाउट वैलिड ग्राउंड्स। ठीक है, मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हो कि रिजाइन करो। जजमेंट ने क्या हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रेसिडेंट रूल तो इम्पोज किया जा सकता है, ऑब्वियसली वो तो हमारे पास हमेशा सेंटर के पास पावर होती है कि वो प्रेसिडेंट रूल किसी भी उस पर कोई भी ग्राउंड्स बना देंगे और उस पर इम्पोज कर देंगे। तो जो वैलिडिटी होती है कि प्रोक्लेमेशन की, क्या वो तो हम कर सकते हैं कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट होता है कि अगर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई भी कर दिया, इम्पोज भी कर दिया, तो क्या वो ठीक किया है कि नहीं किया गया। वो जुडिशियल रिव्यू की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन वो तो तभी होगे ना जुडिशियल रिव्यू जब प्रेसिडेंट रूल आप अप्लाई कर दोगे, इम्पोज कर दोगे। यहाँ पे उन्होंने कहा था हम कर देंगे, लेकिन किया नहीं था। प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया नहीं गया था, सिर्फ कहा गया था कि हम कर देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाए तो हम उसकी वैलिडिटी को रिव्यू कर सकते हैं कि वो ठीक किया है कि नहीं किया। लेकिन अभी तो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई ही नहीं किया, इम्पोज ही नहीं किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि अभी हम इस स्टेज पे नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल में ना तो आपकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया है, ठीक है, और ना ही हम रिव्यू कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अप्लाई नहीं किया गया है। तो उन्होंने इस स्टेज पे इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। ठीक है, तो इससे भी हमें पता चला कि आर्टिकल 356 और फेडरल बैलेंस की जो है क्या लिमिट्स होती हैं। और देखो इससे एक चीज और भी पता चली कि पॉलिटिकल मिसयूज भी हो रहा था सेंट्रल पावर का, राइट, कोशिश की जा रही थी बेसिकली, वी शुड से दिस। फिर स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, इसमें प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व थी, इसमें प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व थी। तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या कहा गया कि आर्टिकल 131 अप्लाइज ओनली टू डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट पार्टीज कैन नॉट बी पार्ट ऑफ सच डिस्प्यूट्स। तो प्राइवेट पार्टीज हैं, इसलिए क्लियरली उसने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, प्राइवेट पार्टीज नहीं इन्वॉल्व हो सकती, यानी कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया एज सच इन्वॉल्व इसमें नहीं हो सकता, कोई भी प्राइवेट पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती। फिर हुआ स्टेट ऑफ उत्तराखंड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार इन 2015। जब झारखंड बना बिहार में से ईयर 2000, तो फिर उनका ये हो गया कि एसेट्स कौन शेयर करेगा, लैंड भी है, एम्प्लॉयज भी हैं, क्योंकि स्टेट जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार में एम्प्लॉयज होंगे वो झारखंड में कितने एम्प्लॉयज जाएंगे, बिहार में कितने रहेंगे। तो ये सारी चीजें हुई, तो झारखंड ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया अंडर आर्टिकल 131। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ये हमारे जुरिडिक्शन में आता है, कि क्योंकि ये दो स्टेट्स के बीच में एक डिस्प्यूट है, तो विल एक्सेप्ट इट। और कोर्ट ने बोला दोनों स्टेट्स को कि आप नेगोशिएट करो। अगर आप लोग नेगोशिएट करके किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, अगर आप, तो जो है कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा एसेट्स का, लैंड का, एम्प्लॉयज का। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि जब भी न्यू स्टेट्स बनती है और पेरेंट स्टेट्स अगर होंगी तो भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मैटर को रिजॉल्व किया जाएगा। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो अभी तक एक तरह से सेटल नहीं हो पाया, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सतलुज यमुना लिंक जो कैनाल है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो जो रावी ब्यास रिवर के जो पानी है, ठीक है, तो बात ये हुई थी कि एक SYL कैनाल किया जाएगा। तो जो क्योंकि मेजर पोर्शन जो है पंजाब में है, ठीक है, और कुछ पार्ट हरियाणा में पड़ता है, तो ये बात पहले से डिसाइड हो गई थी कि एक कैनाल बनाया जाएगा। ठीक है, उसका कुछ पार्ट पंजाब बनाएगा, बाकी कुछ थोड़ा सा पार्ट उसमें हरियाणा भी बनाएगा। लेकिन पंजाब ने क्या किया, एक टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट्स एक्ट लेके आए वो, और उन्होंने बोला कि नहीं, हमने तो वो अग्रीमेंट को जो जो है टर्मिनेट कर दिया है, और अब हम कंस्ट्रक्शन जो है नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। तो यानी कि इशू क्या हुआ कि कैसे पंजाब अपनी तरफ से ऐसे कर सकता है, कैंसिल अग्रीमेंट कर सकता है, कंस्ट्रक्शन रोक सकता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपका जो एक्ट आपने ये बनाया है, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और पंजाब को बोला कि आप कंप्लीट करो कैनाल को, ठीक है। फिर पंजाब ने रेजिस्ट किया, डिस्प्यूट कंटिन्यू हुआ, काफी सारे वहां पे जब कुछ शुरुआत भी हुई थी, कुछ लोगों को मतलब सम पीपल डाइड ऑल्सो। तो ये बहुत ही एक लंबा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट अंडर आर्टिकल 131, ये अभी तक भी एक तरह से ये सॉल्व नहीं हो पाया है, ठीक है। फिर एक केस था स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसमें भी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के ऊपर डिस्प्यूट था, ठीक है। कुछ विलेजेस थे उनके बॉर्डर के पास, उसमें दोनों के दोनों स्टेट अपने ओनरशिप क्लेम कर रही थी, हमारे हैं हमारे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में है, क्योंकि दोनों स्टेट्स हैं, दोनों को डायरेक्शन दी कि आप डीमार्क करेंगे, ठीक है। कुछ ऑब्वियसली जब सुप्रीम कोर्ट जब कुछ डायरेक्शन देता है तो बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है, उनको कुछ गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है, उनको डायरेक्शन दी गई कि आप डीमार्क करो, और फिर डिसाइड होगा, डिसाइड करिए कि किस कौन से विलेजेस किसके पास हैं। तो यानी कि हमें क्लियर हो गया कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, वो जो है वो, देखिए हमने क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की जो इस तरह से रिलेटेड केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इंटरप्रिटेशन होती रहती है। तो जैसे प्राइवेट वाली चीज लोग बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, सिटीजन इन्वॉल्व नहीं है, तो सो ऑन, ओरिजिनल एक्सक्लूसिव, और कौन से केसेस में नहीं जाएंगे, अगर पहले से ही कोई ट्रीटी थी, कोई ट्रीटी है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्लियरली बोल दिया कि ऐसी जुरिस्डिक्शन अप्लाई नहीं होगी, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं, फाइनेंस कमीशन से मैटर्स जो हैं वो भी इसमें नहीं आएंगे, कुछ एडजस्टमेंट है कुछ एक्सपेंसेस की, पेंशन्स की सेंटर और स्टेट्स के बीच में, वो भी नहीं आएंगे, कोई कमर्शियल नेचर का ऑर्डिनरी डिस्प्यूट है वो भी नहीं आएगा, रिकवरी ऑफ डैमेजेस है वो भी नहीं आएंगे। तो ये हो गया हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन।